हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, अडेप्टिव चेंजेस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने टॉपिक कवर किए थे, पैथोजेनेसिस ऑफ सेलुलर इंजरी तक हमारे टॉपिक कवर हो चुके थे। और आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, और इसमें अडेप्टिव चेंजेस, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया एंड डिस्प्लासिया। स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी। Cell injury are the structural and the functional changes that occurs in the cell when they are exposed to various damaging stimuli or stresses. Cell injury क्या होगा? जब कोई सेल एक्सपोज होती है किसी स्टिमुलाई से या फिर किसी स्ट्रेस से, तो उस सेल के अंदर कुछ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। मीन्स सेल एक तरीके से डैमेज हो जाती है उस स्ट्रेस के एक्सपोजर की वजह से। Morphology of cell injury refers to observable changes in the structural and the appearance of the cell that result from such injury. Morphology of cell injury का मतलब क्या होगा कि क्या changes, क्या observable changes आ रहे हैं उसके structure में या cell के appearance में, किस तरीके के changes आ रहे हैं। क्या सेल अडेप्टिव चेंजेस शो कर रही है, क्या सेल रिवर्सिबल या फिर क्या सेल इरिवर्सिबल चेंजेस शो करती है, किस तरीके के चेंजेस सेल शो कर रही है। मींस मॉर्फोलॉजी क्या है सेल इंजरी का। दीज चेंजेस कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ये जो चेंजेस है वो हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई दे सकते हैं। एंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डैमेज। और उस माइक्रोस्कोप में हम उस सेल में चेंजेस देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने तरीके के चेंजेस जो है एक सेल के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, अब सेल इंजरी जब होगा या तो उसमें अडेप्टिव चेंजेस आएंगे या उसमें रिवर्सिबल चेंजेस आएंगे या फिर इरिवर्सिबल चेंजेस आएंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेल जो होती है वो होम्योस्टेसिस में होती है। मींस कोई भी स्ट्रेस आया तो वो अपने आप को एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो नॉर्मली सेल किस में है, होम्योस्टेसिस में है। अब अगर कोई फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजिकल स्ट्रेस आया तो सेल क्या करेगी, सबसे पहले अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करेगी। मींस कोई भी अडेप्टेशन हो सकती है, जैसे एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया। मींस सेल का नंबर कम हो जाना, सेल के साइज़ कम हो जाना, सेल एक टाइप से दूसरे टाइप में बदल जाती है। और अडेप्टेशन के बाद सेल जब स्ट्रेस रिमूव हो जाएगा तो सेल अगेन होम्योस्टेसिस कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर जो स्ट्रेस है वो लंबे टाइम के लिए रहा, अगर स्ट्रेस जो है वो परसिस्ट रहा फॉर द लॉन्ग टाइम, तो वो कॉज करेगी सेल इंजरी। सबसे पहले वो शो करती है रिवर्सिबल सेल इंजरी। मींस अगर स्ट्रेस रिमूव कर देंगे तो दोबारा से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेस जो है वो इतना ज़्यादा हो गया कि जो सेल है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी शो करनी शुरू कर देगी। मींस इरिवर्सिबल मतलब अगर स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो सेल दोबारा से पहले जैसी कंडीशन में नहीं आ सकती। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का दूसरा नाम है कि सेल की डेथ ही हो जाएगी, वेदर इट इज़ एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ठीक है, उसके बाद अब अडेप्टिव चेंजेस में हम इस वीडियो में हम मेनली अडेप्टिव चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 5 होती हैं: एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया एंड एट्रोफी। ठीक है, उसके बाद है अडेप्टिव चेंजेस। Adaptive changes. In order to survive and maintain normal steady state homeostasis, the cell adjusts themselves within the changing environment depending on the physiological needs termed as physiological adaptations. They can also adjust themselves to any non-toxic pathological injury बाय अंडरगो पैथोलॉजिकल अडेप्टेशंस। मीन्स सेल अपने आप को इसमें अडेप्ट करने की कोशिश करता है किसी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से या फिर किसी पैथोलॉजिकल स्ट्रेस से। मतलब जो सेल है, जब भी कोई फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा तो सबसे पहले सेल अपने आप को अडेप्ट करेगा और एक नॉर्मल स्टेडी स्टेट होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दीज अडेप्टेशंस आर ब्रॉड बाय 2 प्रोसेसेस। या तो सेल का नंबर इंक्रीज या कम हो जाएगा, साइज का जो सेल का साइज है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। तो बाय इंक्रीजिंग साइज, नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है मीन्स हाइपरप्लासिया, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर साइज मीन्स हाइपरट्रोफी और एट्रोफी। और दूसरा जो सेल है वो अपने आप में चेंजेस लाएगा, फिनोटाइपिक डिफ्रेंशिएशन। मतलब जो सेल मेटाप्लासिया, इसमें क्या होगा, एक जो सेल है वन टाइप ऑफ सेल से दूसरे टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सेल का, फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल टू द अनदर टाइप ऑफ सेल। एंड डिस्प्लासिया में जो सेल है उसकी डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट होगी।
और इस तरीके से जो है सेल अपने आप को अडेप्ट करेगा किसी स्ट्रेस से। अब सबसे पहले अडेप्टिव चेंजेस में है एट्रोफी। एट्रोफी रेफर्स टू द डिक्रीज इन द साइज ऑफ और द मास ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, मतलब सेल के साइज में रिडक्शन हो जाना। जब भी कोई स्ट्रेस आएगा, जब भी कोई सेल के पास स्ट्रेस आएगा तो अपने आप को अडेप्ट करने के लिए अगर सेल अपना साइज़ डिक्रीज़ कर लेती है तो उसको क्या बोलेंगे, एट्रोफी। रिडक्शन इन द सेल साइज, फंक्शंस ऑफ सच सेल मे बी रिड्यूस बट दे डो नॉट डाई। सेल यहाँ पर डाई नहीं करती, सेल यहाँ पर मरती नहीं है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है और नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर लेती है। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल फैक्टर्स अब कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं एट्रोफी के लिए। फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन द वेरियस टिश्यू, मतलब जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें क्या होगा, एट्रोफी ऑफ ब्रेन। मतलब एजिंग में, मतलब एज के साथ साथ तो जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं, उनमें जो साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। मीन्स अब वहाँ पर एट्रोफी हो गई है ब्रेन की, मतलब ब्रेन के जो सेल्स हैं वो अब कम हो गए हैं, मतलब साइज उनका कम हो गया है। वो हो गया फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। एट्रोफी ऑफ गोनाड्स आफ्टर द मेनोपॉज। अब जो गोनाड्स हैं मतलब जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है तो जो गोनाड्स के जो सेल हैं उसके साइज़ क्या हो जाते हैं, कम। क्यों? क्योंकि मेनोपॉज के बाद क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस और डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो गोनाड्स के जो सेल्स होंगे उसकी एट्रोफी, मतलब उसके साइज़ क्या कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है पैथोलॉजिकल एट्रोफी, मतलब किसी डिसीज़ की वजह से, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से सेल का साइज़ कम हो जाना। सबसे पहले स्टारवेशन एट्रोफी, लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव सेल, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। इस्कीमिक एट्रोफी मीन्स जब ऑक्सीजन सप्लाई सेल में कम हो जाए तो सेल श्रिंक हो जाती है। एंड डिसयूज एट्रोफी, वैन द टिश्यू और ऑर्गन्स अब यूज़ में नहीं होते तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से उनकी एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है। जैसे एग्जांपल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कैन लेड टू द मसल एट्रोफी। उसके बाद है एंडोक्राइन एट्रोफी, हार्मोनल इम्बैलेंस और इन सफिशेंसी की वजह से ऑर्गन्स की एट्रोफी हो जाती है, जैसे कि एब्सेंस ऑफ थायराइड हार्मोन, एट्रोफी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड हार्मोन की एब्सेंस में थायराइड ग्लैंड की एट्रोफी होनी शुरू हो जाएगी, मीन्स उसके जो सेल होंगे उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द सेल साइज। अब यहाँ पर सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है किसी स्ट्रेस की वजह से। इंक्रीज टिश्यू साइज बाय एनलार्जमेंट ऑफ द सेल कोज्ड बाय इंक्रीज इन ऑर्गेनेलिज एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। मतलब यहाँ पर सेल का साइज कैसे बढ़ेगा, जब सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन का साइज बढ़ जाएगा। अब ये किस वजह से हो रहा है, कौन से फैक्टर्स हो गए, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल तो नॉर्मल फंक्शंस जो होते हैं, जैसे मसल मास थ्रू द स्पोर्ट्स। कोई अगर पर्सन है वो स्पोर्ट्स में या फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करता है, लाइक इन द जिम में भी करता है, तो वहाँ पर मसल का मास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब वहाँ पर साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सेल का। इसीलिए तो जो वेट है, मास है बॉडी का, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यूट्रस एनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो पैथोलॉजिकल तो नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी कोई डिसीज़ तो है नहीं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो वहाँ पर यूट्रस का साइज़, यूट्रस के सेल का साइज़ बढ़ता है, तभी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यूट्रस की एनलार्जमेंट हो जाती है। तो वो भी किस वजह से है, हाइपरट्रॉफी की वजह से है। पैथोलॉजिकल एट्रोफी मीन्स हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डिक मसल्स ड्यू टू द क्रॉनिक हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में कार्डिक मसल्स में हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मीन्स जो हार्ट के मसल्स हैं वो थिक होने शुरू हो जाते हैं, ताकि वो वर्कलोड जो इंक्रीज़ हो जाता है हाइपरटेंशन में उसको कंपनसेट कर सके। मीन्स अब पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होगी जब भी डिसीज़ हुई, हाइपरटेंशन हुआ, तो हार्ट के मसल्स क्या हो गए, थिक हो गए, वहाँ पर सेल का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस वजह से, उस वर्कलोड, इंक्रीज वर्कलोड को कंपनसेट करने के लिए। नेक्स्ट है हाइपरप्लासिया, इंक्रीज इन द सेल नंबर। इट इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलाई और किसी भी कंडीशन का, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से, या फिर इन्फ्लामेशन में भी देखो सेल का जो नंबर है वो बढ़ जाते हैं। और सेल के नंबर बढ़ने वो किस वजह से होता है, सेल का नंबर बढ़ता है, सेल डिवीजन होने की वजह से। अब इसके फैक्टर्स आ गए फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लासिया में, कि नॉर्मल पार्ट ऑफ द टिश्यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे कि हमें दिखता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, कैसे जो एम्ब्रियो है वो एक कंप्लीट बॉडी बन जाती है सेल डिवीज़न करने के बाद, सेल नंबर जब इंक्रीज़ हो जाते हैं।
हार्मोनल हाइपरप्लासिया मीन्स जब भी हार्मोनल डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो फीमेल की ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट हो जाती है और वहाँ पर भी क्या है, सेल का नंबर बढ़ रहा है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया में क्या होगा, अकर एज अ रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई, इट कैन बी अ प्रिकर्सर टू कैंसर। तो कैंसर में भी क्या हो रहा है, डिसीज़ है, उसमें भी सेल का नंबर क्या बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द एबनॉर्मल, किसी एबनॉर्मल स्टिमुलाई की वजह से। नेक्स्ट है मेटाप्लासिया। ये एक फिनोटाइपिक चेंजेस हैं, डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वन टाइप ऑफ सेल इनटू द अनदर। रिवर्सिबल चेंज है ये इन द सेल or tissue as a result of which they adapt to stressful stimuli by converting into another type of cell so that they are able to bear the adverse environment. मेटाप्लासिया में क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी वन टाइप ऑफ सेल बाय अनदर टाइप। एग्जाम्पल, कोलमनर एपिथेलियल सेल अगर कन्वर्ट हो रहे हैं स्क्वामस एपिथेलियल सेल में ड्यू टू द स्ट्रेस और स्टिमुलाई, मीन्स क्या हो रहा है, हाइपर मेटाप्लासिया हो रहा है। किस वजह से होगा, एग्जाम्पल ड्यूरिंग द गोल्ड स्टोन, मतलब मेटाप्लासिया कोज करता है। वहाँ पर क्या होगा, जो गोल ब्लैडर की वॉल होती है वहाँ पर जो कोलमनर सेल्स होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू द गोल स्टोन। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा डिस्प्लासिया। इसके अंदर क्या होगा, सेलुलर की जो डेवलपमेंट हो रही है वो डिसऑर्डर्ड मैनर में हो रही है। इसकी वजह से सेल की एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है और ये मेटाप्लासिया और हाइपरप्लासिया के बाद हो सकती है। ऑफन मोस्ट ऑफ मतलब अकर मोस्ट ऑफन इन द एपिथेलियल सेल्स में होगी। और चेंजेस क्या आ सकते हैं ड्यूरिंग द डिस्प्लासिया, मतलब जो इंक्रीज हो जाता है इन द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल, और दूसरा अरेंजमेंट जो होती है सेल की वो एक डिसऑर्डर्ड मैनर में होती है फ्रॉम द बेसल टू द सरफेस लेयर से लेके। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल्यूलर इंजरी। इस जो टॉपिक के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।